जनता जगी हुई है कि भरत भूमि में किसी पुण्य पावक ने किया प्रवेश। धधक रहा है एक दीप की लौ सा सारा देश। खोल रही नदियां मेघों में चंपा लहक रही है। फट पड़ने को विकल शैल की छाती दहक रही है। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष हाँ कहूंकार। जाने होगा समित आज क्या खाकर पारावार। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। साहित्य की जितने भी विधाएं हैं उसमें द्वंद्व, समस्या, समाधान, प्रेम, घृणा, महत्वाकांक्षा, अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो किसी एक कवि ने अगर इन सब को दर्शाया है तो बड़े गर्व, बड़े गौरव और बड़े हर्ष के साथ, बिना किसी संकोच के मैं बुलंद आवाज में यह कहता हूं कि वो कवि एकमात्र हमारे बिहार के रामधारी सिंह दिनकर थे। उनकी रश्मि रथी से तो सब परिचित हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनकी कई रचनाएं हैं। और कवि, शायर या कोई भी साहित्यिक पुरुष या स्त्री जो साहित्य सेवा करते हैं, साहित्यकार होने के अलावा उनके कुछ और भी पक्ष होते हैं जीवन में, और उन पक्षों को उनके अपने परिवारजनों से बेहतर कौन बता सकता है। और तब ये और सुखद हो जाता है कि अगर उनके परिवारजन खुद भी साहित्य सेवी रहे। तो बहुत खुशी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आज वॉइस ऑफ पीपल के मंच पर श्री अरविंद कुमार सिंह जी का, जो न केवल रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र हैं बल्कि खुद भी एक बड़े मंझे हुए साहित्यकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। नमस्कार बिमलेदु। ये बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हम सब के लिए। जो भी दर्शक और श्रोता सुन रहे हैं उन सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर के कृतित्व से तो हम सब परिचित हैं ही। आज उनके पौत्र हमारे साथ बैठे हैं तो उनके कृतित्व पर भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन ज्यादा बातें होंगी कुछ उन मुद्दों पर, कुछ उन मसलों पर जहां रामधारी सिंह दिनकर बस एक राष्ट्र कवि नहीं बल्कि एक पिता भी, एक पितामह भी, एक परिवार चलाने वाले मुखिया भी, और न जाने कई पक्ष जो उनके थे व्यक्तित्व के, उन सब पर थोड़ी थोड़ी बातें होंगी। तो सबसे पहले तो ये आपका सौभाग्य है कि आपने उन्हें सजीव सशरीर देखा, आप उनके पौत्र हैं, उनका स्नेह आपको सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ। तो ये कितने दिनों तक रहा, और क्या आपकी स्मृतियों में कुछ ऐसी छवियां अब भी उभर कर आती हैं जब उनका सानिध्य था? मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ चंद पंक्तियाँ मैंने उनके प्रति निवेदित की हैं। जी, बहुत बहुत तो पहले मैं उनको रखना चाहूँगा। बिल्कुल। वे चरण युगल जिनसे मिलती ऊर्जा प्रतिपल, वाह। इतिहास जहाँ लिखता पांडव कौरव के दल, हाँ। वो नयन सजल जो बहती जल की स्रोतस्विनी धारा कलकल, वाह। दिया अमृत पी गए सभी हालाहल, स्मृति में जगमग छवि प्रांजल। वाह, ये स्वरचित मेरी पंक्ति है। अद्भुत। और वो कहते हैं ना कि मैथिलीशरण जी ने लिखा, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी ने, कि राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। क्या बात। तो वो तो जिसको स्पर्श कर दे तो कविता से भर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपको तो पूरा सानिध्य ही मिला, और बिल्कुल इन 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 शब्दों में भी उनका बिंब साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर। खैर, तो मेरा 10 वर्ष तक का साथ उनके साथ रहा, और ये 10 वर्ष जो थे मेरे जीवन के स्वर्णिम काल रहे होंगे। मैं ऐसा रहे होंगे क्या, बल्कि हैं। और वो उनकी आभा से चमत्कृत सा कुछ वातावरण पूरा दिख आता है जब भी उनकी याद आती है। जी। एक बहुत ही दिव्य और बड़ा विशाल सा व्यक्तित्व, और उनकी आंखें, जैसे वो उन्होंने कवि की मृत्यु कविता में लिखा है, जी। वे बड़ी बड़ी आंखें आंसू से भरी हुई, हाँ। पानी में जैसे कमल डूब उतराता हो। क्या बात है। वो मस्ती में झूमते हुए उसका आना, मानो अपना ही तने झूमता आता हो। वाह। तो वे बड़ी बड़ी तरलायित आंखें, और उनका जो व्यक्तित्व, भव्य व्यक्तित्व था। और जब वो आते थे कमरे में, कक्ष में प्रवेश करने लगते थे, कहीं बाहर से आए या कहीं जाए, तो एक खास तरह की उनकी खुशबू जो उनके साथ चलती थी, प्रवेश करती थी, वो खुशबू पहले आ जाती थी। पता नहीं वो किस चीज़ की खुशबू थी। शायद उनका जो आत्मिक सौंदर्य था उसकी वो खुशबू थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है।
वैसे वो कुछ चित्र वगैरह लगाते थे। अच्छा। तो इस तरह से। और मुझे याद आता है कि एक बार रामलीला देखने गए थे। रामलीला और कृष्ण लीला दिल्ली में होती थी। जी। सुमित्रा चरत राम जी करवाती थी। बहुत श्री राम कला केंद्र में बहुत अच्छा आयोजन होता था। जी। तो रात के वक्त में टैक्सी नहीं मिल रही थी। अच्छा। तो टैक्सी नहीं मिल रही थी तो बच्चों को लेके पूरी फौज, और बच्चों को बहुत स्नेह देते थे सारे घर के बच्चे, हम पोते पोतियाँ। और पोते पोतियों में केवल अपने पोते पोतियाँ नहीं होते थे, भाइयों के पोते पोतियाँ और उनके नाती नतनी। तो वो सब लोग साथ में हैं, एक पूरी टीम थी। तो अब टैक्सी नहीं मिल रही है तो अब क्या कर सकते हैं, चलो चरण दास की जोड़ी पर। तो एक बार कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, मेरी बड़ी बहन से कहा कि तुमको नयन सुख चाहिए या उदर सुख चाहिए। तो उसने कहा, वो थोड़ा भौचक हुई, हाँ। उसके समझ में नहीं आई बात। फिर उसने थोड़ा सोचा तो कहा कि उनका आशय था नयन सुख यानी सनमा, जी। और उधर सुख होटल। हाँ। तो इसमें से कौन सा सुख चाहिए। तो थोड़ी देर बाद वो उसने कहा कि नयन सुख चाहिए। अच्छा अच्छा, तो सिनेमा चले, ठीक है। फिर वो बच्चों के लिए तो एकदम मतलब बिछे जाते थे, इस तरह से समर्पित थे, बच्चों को इतना प्यार करते थे जी। कि ये लगता है कि एक कविता भी है हारे को हरिनाम में उनकी, जी चाहता है सितारों के साथ सरोकार कर लूं, जहाँ तक तुम्हारी रोशनी नहीं जाती वहाँ प्यार कर लूं, जी चाहता है बच्चों के साथ खेलूं, हंसूं गाऊं और टिटोली मनाऊं। जी। बुजुर्गों का बूढ़ापन बुजुर्गों को पसंद नहीं आता है, मगर बच्चे उसे प्यार करते हैं। भगवान की कृपा है कि वे अभी गंभीरता से डरते हैं, वाह। करके कुछ कविता जी, थी जी, जी। हरे को हरिनाम में। मतलब सारे बच्चों को बराबर स्नेह कर पाना, उनके साथ समय बिताना। हाँ। तो वो क्या आपको ऐसा निर्देशित भी करते थे कभी कि आपको लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या ये पढ़ो या ये लिखो, ऐसा कुछ बताते थे? एक हमारे दिल्ली में उस समय हम लोग वहाँ पास सफदरजंग लेन में रहते थे। जी। तो एक शिक्षक आते थे। अच्छा। तो वो दिल्ली के हिसाब से वो मेरा बहुत प्राइमरी दिन थे मेरे जी। पढ़ाई के, नर्सरी के दिन थे। अच्छा। तो वो कै क को कै बोलते थे। अच्छा, उर्दू के नहीं, उर्दू नहीं, वो दिल्ली वाली भाषा में कै कै कहते हैं या हाँ, कहते हैं। हाँ। या तो कै खे गे गे। हाँ। तो एक दिन उन्होंने सुन लिया, हाँ। कमरे में आए तो बोले के खे गे गे। तो बोले ये कै खे गे गे क्या कर रहे हो, बोलो का। शिक्षक साहब को बहुत जोर से डांटा। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी यादें हैं। जी। अब वो यादें तो एक अमर निधि हैं। अब ऐसे महान व्यक्ति के जो सामान्य जीवन दिनचर्या की बातें हैं, बिल्कुल। वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कई बार लगता है कि वो जीवंत क्षण थे जो उनके साथ गुजारे। जी, साहित्य के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई मैंने भी की, और मेरे साथ कई लोगों ने की। अभी साहित्य के क्षेत्र में हम काम भी करते हैं, मंचों पर काम करते हैं, और दिनकर जी सबसे बड़े संबल रहे हमारे लिए भी। और हम सब का, जो मेरी पीढ़ी है, उनका सबसे बड़ा अफसोस साहित्य के जगत में यही रहता है कि हमने उन्हें सशरीर नहीं देखा, उनका स्पर्श नहीं पाया। और आज ये सौभाग्य है हमारा कि आपके जरिए हम उन क्षणों को फिर से जी पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं, और जो भी दर्शक और श्रोता हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से महसूस की गई, अनुभव की गई बातें हैं जो हम अरविंद कुमार सिंह जी से सुन रहे हैं। इनके बचपन के दिनों की बातें, रचना कर्म की ओर कैसे प्रवृत्त होता है कोई व्यक्ति। तो जैसे अभी हमने सुना कह ख ग के लिए शिक्षक को ही डांट पड़ गई। तो ये बहुत जरूरी है। ये बात ही नहीं है, ये असल में एक संदेश है कि उच्चारण, अगर आप किसी साहित्य को पढ़ते हैं, किसी भाषा को पढ़ते हैं, तो व्याकरण और उच्चारण, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने उनकी कई रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, और मैंने पाया कि बहुत से कवियों ने रचनाएं की और वो अपनी रचनाएं पढ़ते थे, लेकिन उन सब के मुकाबले दिनकर जी की भाषा बड़ी परिष्कृत थी। बहुत परिष्कृत। वो बोलने का तरीका भी बहुत ही परिष्कृत था। वो भाषाओं का उच्चारण बड़े ढंग से करते थे।
तो क्या घर में बातचीत करते समय भी या अपनी भाषा बोलते समय भी उनका यही तरीका होता था, या फिर वहां पर वो थोड़ा गवई या देशज भी बोलते थे? कुछ गवई देशज भी बोलते थे। जी। और एक बार दिल्ली में ही ऐसा हुआ कि एक चाबी थी जी। जो उनके जनेऊ से बंधी रहती थी, यज्ञोपवीत से। हाँ, ये तो हमारे यहाँ संस्कार में देखा है। तो वो चाबी गुम हो गई कहीं। अच्छा। तो बोले कि मेरी बड़ी दीदी थी, कल्याणी दी, तो वो आई तो बोले कि पता नहीं चाबी कहाँ गुम हो गई, बहुत परेशान। तो वो चाबी नहीं मिल रही है। तो बोले बाबा तो ही तो रख लो रहा। उन्होंने अपनी भाषा में कहा बाबा आप ही ने तो रखी थी चाबी। तो बोले तग्गिल लो। मतलब तब गई चाबी। तो उसके बाद वो चाबी मिल गई। जी। अब मिल गई तो वो उन्होंने इतनी जोर से जो वो नाराज हुए तो वो थोड़ा अंदर से शायद शर्मिंदा हुए हो। तो वो सर नीचे करके अच्छा चाबी मिल गई। और तो इस तरीके से कई बार अपनी भाषा की तरफ भी प्रवृत्त होता है। और कहते भी कि अगर बहुत क्रोधित हो रहे हैं या बहुत हर्षित हो रहे हैं या नींद से अचानक जग रहे हैं, तो सबसे पहले जो भाषा निकलती है वो अपनी मातृभाषा ही निकलती है। मातृभाषा निकलती है। मैंने कहीं तो पढ़ा सुना कि उनका जो बचपन बीता दिनकर जी का, वो बहुत ही संपन्नता से भरा हुआ नहीं था, बहुत संघर्ष रहे उनके जीवन में। और वो इसी सिलसिले में आगे पढ़ते हुए मैंने एक बड़ा मजेदार वाकया ये सुना कि भूत प्रेत में बड़ा विश्वास करते थे वो। तो आप लोगों को कोई भूत की कहानियां या ऐसा अपना अनुभव बताते थे वो, कि हाँ कभी मुलाकात हुई उनकी या फिर ऐसा? मेरे पास कुछ देखिए किस्से हैं। एक तरह से विपन्नता में भी उनका समय गुजरा शुरू का जो था। और गंगा बाबा थे जो उनके बड़े अंतरंग मित्र थे, गंगा बाबू थे, उनको हम लोग गंगा बाबा बोलते थे। जी। जो प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी थे। गंगा शरण जी बहुत श्रद्धेय व्यक्ति थे, बाबा के मित्र थे। तो उन्होंने बताया था मुझे कि भरसक मैट्रिक के बाद पहली बार उन्होंने जूता पहना था। हाँ। मैट्रिक के बाद पहली बार जी जी। जूता जो पहना वो मैट्रिक के बाद पहना। तो विपन्नता के दिन तो थे ही थे उनके। और 7 कोस या 9 कोस पैदल जाते थे। और 9 कोस रोज जाना और स्कूल में जी। कक्षा अटेंड करना, ये बहुत संघर्ष। दूसरा प्रश्न आप क्या कह रहे थे वो मुझे? वो भूत प्रेत वाली बात भूत प्रेत था, इसी से जुड़ा है वो भूत प्रेत। भूत प्रेत की बहुत सी कहानियां वो सुनाया करते थे। तो रात में हम लोग क्या करते थे कि जितने बच्चे थे सब जुट जाते थे। हाँ। और वो कहते थे मुक्का लगाओ। अच्छा। पैर दबाना नहीं, मुक्का लगाना। अच्छा। यानी ऐसे हाँ, ऐसे मुक्का लगाना पैर पे। तो हम लोग उनको मुक्का लगाते थे। और उनको डायबिटीज भी था तो उनके पैर वैर में दर्द बहुत होता होगा, शायद पीड़ा होती होगी। तो वो कहते थे मुक्का लगाओ, तो हम लोग उनके शरीर से खेलते रहते थे। और उनके मांस जो पैर के नीचे, तो उनको ऐसे झुला देना। हाँ, या हाँ, कभी इस तरह से बच्चे करना करते हैं ऐसा। बच्चे हम लोग और उसी दौरान वो बहुत सारी भूत की कहानियां सुनाते थे। उसमें उन्होंने एक आप बीती भी सुनाई थी कि कभी वो जा रहे थे सिमरिया में। हाँ। तो एक छाया सी दिखी। बिल्कुल यही वाक्य मेरे ध्यान में था, मैं आपको यही बता एक भव्य छाया सी दिखी और उसके कारण वो रुक गए डर के। और रुक गए तो भोर का अंधेरा था, बिल्कुल भोर के पहले का पहर था। जी। और उसमें ट्रेन गुजरी। तो अगर वो उस समय गए होते तो शायद ट्रेन के नीचे आ जाते। तो उस छाया ने उनकी रक्षा की। अच्छा। और वो कहते थे कि वो जो भी थे, वो दिव्यात्मा जो भी हों, या तो हनुमान जी हो या भूत प्रेत जो भी हो, उसने हम लोगों की रक्षा की। और बहुत सी भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करते थे। एक पत्रिका आती थी मरु प्रदेश करके, जी, जो राजस्थान से निकलती थी। और उसमें बहुत सारी कहानियां, तो वो कहानियां पढ़ते थे और कहानियां सुनाते भी थे। उर्वशी की कहानी वो उन्होंने 2-3 बार हम लोगों को बच्चों को सुनाई थी। अच्छा। उर्वशी की श्रीमद् देवी भागवत पुराण से जी जी। ये कथा आई है। वो उर्वशी रचे जाने से पहले या फिर बाद में? अच्छा। तो मैं उर्वशी थी ऐसे, और नारायण ने पैदा कर दिया जो सभी अप्सराओं से सुंदर थी, जितनी भी अप्सराएं थी। तो वो कथा, वो सारी कथाएं वो सुनाया करते थे।
ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे जहां भी पढ़ा मैंने एक वाक्य बहुत सर्वसामान्य वाक्य पाया कि वो अपने अंतिम समय तक भूत प्रेतों पर विश्वास करते रहे। अच्छा, आप हाँ, एक रोजा लग्जमबर्ग का हाँ, वही वाक्य महिला थी जी, जो जब वो कलिंग विजय लिखा उन्होंने, बिल्कुल उसके बाद रोजा लग्जमबर्ग से उनका संपर्क हुआ जो कि प्रेतात्मा थी। बिल्कुल कोई प्रेतात्मा थी, किसी जर्मन आर्मी चीफ की वाइफ थी, जी जी। की पत्नी रही होंगी वो, और उनसे इनका सरोकार हुआ। आप किस तरह से सरोकार हुआ? इनके मित्र थे, श्रीनिवास उनका नाम था, शायद उन पर उसका साया पड़ा और वो अचानक से अंग्रेजी बोलने लगे। और फिर जब लोगों को बुलाया गया तब ये भी बैठे थे वहां, तो इनका भी परिचय कराया गया और उस साक्षात्कार में इन्होंने कलिंग विजय सुनाई। तो बहुत नाराज हुई वो बहुत प्रेतात्मा। नाराज हुई। उन्होंने कहा कि तुम अहिंसा से क्या होता है। इस समय अहिंसा की बात कर रहे हो जब भारत परतंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो उनमें परिवर्तन आया जो उनके लेखनी में, तो मैं वही कह रहा था कि एक द्वंद, उसके बाद कुरुक्षेत्र, रश्मि तो रथी वो सब। प्रोफेसर कपिल की जो किताब है दिनकर जी पे, जी, उसमें ये विवरण भी आया है, रोजा लग्जमबर्ग। रोजा लग्जमबर्ग वाला वो। और ये विस्मित करता है कि इस तरह से अब उनका वार्तालाप या साक्षात्कार जिस तौर पे भी होता हो या प्लेनचेट पे होता है, ये था क्या किस तरह से? हाँ, वैसा तो कुछ नहीं पता होता, बट मुझे वही ख्याल आ रहा था कि वो श्रीनिवास उनके कोई मित्र थे जिनके ऊपर उनका साया पड़ा, वो अचानक अंग्रेजी बोलने लगे तो सबको बुलाया गया, बैठ के फिर राय सलाह हुई। तो किसी ने बताया कि ये कोई प्रेतात्मा है, तो फिर वहां पे बातें शुरू हुई और दिनकर जी का साक्षात्कार हुआ उनके साथ। एक और बात आती है कि शायद किसी तांत्रिक ने कलकत्ते में उनसे कहा था कि आपका बड़ा बेटा आपको दुख देता है। और ये दिनकर की डायरी में विवरण आया है, कलकत्ते में नहीं, एक पंत जी के यहाँ से, शायद इलाहाबाद से वो हाँ, चले थे, प्रयाग से चले थे। तो पंत जी ने कहा, एक पंडित जी थे, कोई जी। तांत्रिक थे मौजूद, जी कहा कि ये दिनकर जी ये साथ जा रहे हैं आपके, तो आप इनसे थोड़ा संपर्क करिएगा, बड़े दिलचस्प व्यक्ति हैं। तो इन्होंने कहा, तो पता चला कि वो ज्योतिषी हैं, तो इन्होंने कुछ हाथ वाथ दिखाया, कुंडली के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपका बड़ा बेटा तो आपको बहुत कष्ट दे रहा होगा। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं आप, मैं उसी के भरोसे तो उस पूरा परिवार छोड़कर देश विदेश घूमता हूँ, और जो सारा घर उसने संभाल रखा है। तो एक दुर्वाक्य उनके मुंह से निकल गया कि तब वो बचेगा नहीं, और उसका जन्म तो आपको कहीं ना कहीं से कष्ट पहुंचाने को हुआ। और ये हुआ भी शायद कालांतर में। हाँ, कालांतर में हुआ। ये बहुत दुख। लाइलाज बीमारी उनको हो गई जी। और उसके बाद वो नहीं रहे अंततः। बहुत कोशिश की उन्होंने कि किसी तरह उनको जीवन मिले, बहुत से वैद्यों से दिखाया, होम्योपैथ में भी दिखाया, एलोपैथ में तो दिखा ही रहे थे। जी जी। कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में बहुत से लोगों को दिनकर के पत्र में उसका काफ़ी विवरण आ जाता है जी। कि कई लोगों को जो उन्होंने पत्र लिखे कि वहाँ शिव शर्मा नामक वैद्य हैं या कौन है। आपने आपकी प्रवृत्ति साहित्य की तरफ, जाहिर सी बात है कि जब आप जिस वट वृक्ष के छाया में रह रहे थे वो तो होनी ही थी, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई किस दिशा में की और जीवन में साहित्य सेवा ही की या फिर और भी आपका कुछ शगल रहा, उस विषय में थोड़ा बताएं आपके व्यक्तित्व के बारे में। देखिए, मैंने पढ़ाई तो की कॉमर्स से। अच्छा। और मैंने एमकॉम किया, एमबीए किया पटना विश्वविद्यालय से, दिल्ली पटना विश्वविद्यालय से, जी। और एलएलबी किया। तो एलएलबी किया था आरपीएस कॉलेज से, बाकी पटना विश्वविद्यालय। जी जी। एमबीए पटना विश्वविद्यालय से किया था। लेकिन मैंने अपनी किताब में लिखा है कि पर जो साहित्य का जो बीज मेरे अंदर बीजारोपण हो चुका था, उसने मुझे नहीं छोड़ा। हाँ, मैं कितना भी कॉमर्स की ओर जाता था तो घूम फिर कर साहित्य उधर ही अपनी ओर ले आता था। बिल्कुल। और वो एक चक्र था जो बाबा के इर्द गिर्द घूमता सा प्रतीत, इसलिए मेरी अधिकांश रचनाएं उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक जनार्दन प्रसाद झा द्विज बहुत अच्छे कवि थे, बहुत बड़े कवि थे, बिल्कुल बिहार के पूर्णिया के। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते थे कि अगर आप दिनकर को पढ़ लेते हैं, बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि दिनकर को पढ़ने के बाद और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये बिल्कुल ठीक बात है।
हमने तो ये महसूस किया है। तो ये एक ऐसा उनका जो आभा मंडल और प्रभा मंडल है, बिल्कुल। वो इतना व्यापक और विस्तारित है कि उसके इर्द गिर्द ही हम लोग रह गए। इसमें कोई अफसोस नहीं है। ये तो गौरव का विषय हाँ, हम रह सब गए, वही कर रहे हैं। ये अफसोस का विषय नहीं है। मैं क्योंकि इस तरह से अभिव्यक्त हो गया तो इसलिए मैं उसको क्लियरिफाई कर रहा हूँ जी कि ये भी सौभाग्य का ही विषय है बिल्कुल। कि तो 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहली किताब, पहले बहुत सारे लेख लिखता था, धर्मयुग में लिखता था, कविताएं छपी बहुत सी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बनी वगैरह में। जी तो अब तो पत्रिकाओं का दौर है नहीं। नहीं, अब तो पत्रिकाएं बहुत कम हो गए। दिनकर के आसपास किताब 2004 में आई। उसके बाद नदी का विसंग्रह आया। उसके बाद संसद में दिनकर संपादित किया, शेष निशेष संपादित किया, जी ज्योतिर्धर कवि संपादित किया, कविता की पुकार, दिनकर के पत्र और संस्कृति है क्या। जी और अभी मेरी 2 प्रकाशित पुस्तकें हैं जो मैं प्रकाशित हो चुकी हैं, लोकार्पण होना है। दिनकर उन पर मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने आपको बहुत से मंचों से कविताएं पढ़ते भी सुना है और आपके साथ मंच साझा भी किया है कई दफ़ा। तो बहुत सुंदर कविताएं आप लिखते हैं और बहुत भावपूर्ण कविताएं होती हैं। एक संग्रह आपका ठिठक गई बूंदें, तो उस संग्रह से अगर कुछ सुनने को मिले और उसमें विशेष तौर पर है क्या, वो किस मनोभाव के इर्द गिर्द घूमती कविताएं हैं, अगर इस विषय पर भी आप कुछ कह सकें और फिर एक कविता सुनाए तो। ठिठक गई बूंदें निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे पास वो किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शक और श्रोता उस किताब का आवरण भी देखें और फिर उससे कविताएं पढ़ी जाएंगी। शायद यहाँ रखी है हमने, उससे नीचे नहीं, उसमें है, उस लॉक में। जी एक कविता है इसमें, नदी करके। जी, वो बहुत आपकी सुंदर कविता है। वो मैंने 3-4 दफा सुन रखी है। वो उसमें वो अरुण कमल जी जो है, तो श्रद्धेय अरुण कमल जी ने कहा था, लिखा था, नदी के बारे में बहुत अच्छी राय बनती थी उनकी। तो ये हमने पुस्तक मेला में भी एक मंच से सुना था और 2-3 और भी अवसरों पर आप। जी 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 हाँ। नदी है ही विचार करने पर बाधित कर देती है किसी को भी। जी ये कविता है। नदी पूरब से बहती है, वाह। नदी पूरब से बहती है, नहीं नदी उत्तर से बहती है। नदी का तीर नजर नहीं आता, नदी में लोगों की भीड़ नजर आती है। वाह। नदी उजाले का एक पवित्र स्रोत, नदी शमशान के मुहाने पे बहती रहती है। क्या बात है। नदी उल्लास की छवि लाई है, नदी बियाबानों की एक परछाई है। नदी क्या कुछ है, नदी कहाँ से आई है। नदी के किनारे कुछ पेड़ हरे और सूखे, नदी की शाखाएं कभी देखी हैं, कितना कुछ नहीं अपने संग समेट कर लाई है। वाह। नदी में तेज लहर और नदी का रुक जाना, नदी के मध्य खोई हुई सी एक तरी, नहीं है ज्ञात उसे गंतव्य, नहीं विराम का क्षण, कितनी सदियों का दर्द समेटे हुए, नदी कुछ और नहीं जैसे कि आदमी का हो मन। वाह। कितनी धारें कितने मंझधार में तिरते रहना, आदमी का कभी सबब से और कभी बेसबब ही बहना। दर्द लाशों का ढेरों का उसको सहना है, लाश जो जलती है नदी के मुहाने पर, आदमी को कई लाशों से होकर गुजरना है। कितनी बड़ी। वाह। न सिर्फ लाशें आदमियों की, बकरियों की या कि चीतों की, न सिर्फ लाशें आदमियों की, बकरियों की या कि चीतों की, लाशें समय की, मूल्यों की, धरोहरों की, अद्भुत। लाशें सभ्यताओं की, संस्कृतियों की, लाशें दम तोड़ते हुए ख्वाबों की, वाह। लाशें पेड़ पर खुर्चे हुए युगल नामों की, अनगिनत लाशें, अनगिनत सपन, नदी कुछ और नहीं, नदी है महज आदमी का मन। क्या बात है। नदी है महज आदमी का मन। ये नदी पर मैंने बहुत कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन आज पहली बार मनुष्य के हृदय से उसकी तुलना अब बड़े साफ तौर पर आपने की है। और वो पंक्ति तो बिल्कुल हृदय में उतरती है कि प्रेमी युगल के मन का जो पेड़ पे युगल पे, हाँ, उसकी भी लाश है नदी के किनारे। बहुत सुंदर। तो ठिठक गई बूंदों में अधिकतर कविताएं
ऐसी ही ठिठक गई बूंदे? नहीं, इसमें कुछ कविताएं बाबा को समर्पित हैं, अच्छा, कुछ कविताएं जो है वो आध्यात्मिक हैं, वाह। और कुछ कविताएं जैसे एक कविता इसमें है सौंदर्य बोधक भी है। अच्छा, एहतियात के साथ छुओ नाजुक पंखुड़ियों को गुलाब की, वाह। क्षण एक देखो आत्मतोष से, मारो नहीं नैन के तीक्ष्ण बार, हाँ, आग्नेय दृष्टि से क्या बात है, कोमल पंखुड़ियां मुरझा जाएंगी। बहुत सुंदर। निगाह भर देखो न तोड़ो, पिया के जोड़े में बांधने का लोभ छोड़ो, हाँ, छोड़ दो निर्विघ्न फूलें, टहनियों पर गीत गाएं मुक्त झूलें। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत कुछ, बहुत कई कविताएं एक साथ। ये आपकी जो कविताएं, अभी ये मैंने जो नदी भी सुनी, हम सब ने सुना, अभी जो ये फूल के बारे में सुना कि एहतियात से देखो छुओ मत, ये बहुत कोमल भाव प्रदर्शित करती है। हाँ, इसका एक पैरा छूट गया, उसमें स्पर्श में है हर्ष, क्या होगा हर्ष, स्नेहिल पंखुड़ियां मुरझा जाएंगी। हाँ, हर्ष और हश्र बड़ा। निगाह भर देखो न तोड़ो, पिया के जोड़े में बांधने का जो। जी, ये अद्भुत है और आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा तो हम मान ही सकते हैं कि जो भी आपने किया वो प्रेरणा से किया, और वो बीज आप में थे तो वो निकल कर आ रहा है। बहुत सुंदर कविता है। मैं दर्शकों और श्रोताओं से कहूँगा कि बिल्कुल ठिठक गई बूंदे पढ़े, एक सुंदर काव्य संग्रह है। और ये आप कहाँ से पा सकते हैं, वो हम वीडियो लोग भारती लिंक पे, प्रकाश, हाँ, वो लिंक में साझा किया जाएगा, वीडियो में उसका लिंक साझा किया जाएगा, जहाँ से आप इसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं। ये तो कविताओं की बात हुई, लेकिन जो दो बहुत महत्वपूर्ण काम आपके द्वारा हुए, और सबसे बड़ी बात की स्रोत जो होता है, सोर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो इससे ज्यादा ऑथेंटिक या इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता कि वो आपकी तरफ से आ रहा है कि संसद में दिनकर जी के भाषणों का एक संकलन भी है, संसद में दिनकर नाम से। वो बहुत जरूरी किताब है। मैं चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं इस वॉइस ऑफ पीपल के सेट से कि जितने भी अकादमिक जगत के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो जरूर इस किताब को मंगाएं और पढ़ें। संसद में दिनकर के भाषणों को जानना न केवल राजनीतिक उस समय के तत्काल परिस्थितियों से अवगत होना है, बल्कि भाषा के सुंदर उतार चढ़ाव को भी देखना है। बहुत ही सुंदर, तो ये आना चाहिए। संसद में दिनकर आपने कैसे इसकी योजना बनाई, और क्या अकेले कर पाए आप या किसी का सहयोग भी लगा? ये पहले कलकत्ते में एक कन्हैयालाल फूलप्रगट जी थे, जी, तो उन्होंने कुछ भाषण मेरे पास से लिए थे संसद में, जो उनके भाषण थे, जी, और उनको कुछ कुछ भाषणों को संकलित किया था। शेष निशेष पुस्तक एक निकाली थी उसमें, जी, तो कुछ भाषण और मेरे पास थे, उनको जोड़कर मैंने ये पूरा संग्रह निकाला, संकलन। और जो संसद में दिनकर जो भी भाषण उपलब्ध हो सके जी, मुझे राज्यसभा के, वो इसमें है। और इसमें हिंदी के प्रश्नों को लेकर जो उन्होंने संसद में बिल्कुल, महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए बहुत हैं, बहुत, वो सारी बातें हैं। रॉयल अधिकार, लेखीय अधिकार को लेकर वो जो बातें हैं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो और बल्कि एक का शीर्षक भी है संसद में, वो संसद में बोल रहे हैं, संसद में अतिरंजित बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और संसद में अतिरंजित बातें नहीं करना। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे थे। शायद भविष्य भी दिखता था उनको कि शायद कभी अतिरंजित बातें हों। और बिल्कुल इसलिए भी, आचरण के लिए भी, आचरण की शुद्धता के लिए भी, व्यवहार के लिए भी इन किताबों को बिल्कुल पढ़ा जाना चाहिए। और उसमें कॉपीराइट के विषय में भी काफी बातें की है उन्होंने, बहुत। कॉपीराइट के बारे में की है कि वो देखिए कि ये जो कॉपीराइट है ये 50 वर्षों के लिए है, या है कि जो रचनाकार जो है, जी, जब वो लिखेगा तो वो रचनाकार का अधिकार उस पर नहीं रह जाएगा, वो समाज की चीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेठ साहब अगर कोई मील खड़ी करें तो उस पर अधिकार मील सेठ साहब का होगा और उनके बेटे का होगा। और अगर कोई वकील साहब हैं और वो बहुत संपत्ति अर्जित करें तो उस पर उनके बेटे का अधिकार होगा। और अगर इसी तरह समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है, सिनेमा का कोई व्यक्ति है जी, वो अगर हीरो है और उसका बेटा हीरो है तो वो उसकी चीज़ें होंगी, संपत्ति अर्जित। लेकिन लेखक की चीज़ें क्यों आँखों में अखरती हैं, उसमें क्यों बंदिशें लगाई जाएंगी कि वो समाज के लिए हो, तो ये सारे प्रश्न उन्होंने उस समय उठाए थे।
और वो लेखकीय हित में थे। और उन्होंने कहा कि ये मामा बरेडकर थे जो महाराष्ट्र के बहुत अच्छे नाटककार थे मराठी भाषा के, जी जी और लगभग 100 किताबें उन्होंने लिखी थी। और हालात ये थे कि मामा बरेडकर के बारे में उन्होंने लिखा कि वो फटे हाल ही में जीते थे। 100 किताबें लिखने के बाद उनको कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही है, कुछ राशि नहीं मिल रही है, और फटे हाल ही में जी रहे हैं। और तो थोड़ा उनके अंदर स्टेबिलिटी आई, स्थायित्व आया जब वो संसद में आ गए। और संसद में आने के बाद, राज्यसभा में आने के बाद, हमारी कल्चरल हैबिट ये होती है लेखक की कि एक बहुत अच्छा कुर्ता पजामा पहन लिया और एक झोला अच्छा सा खरीद लिया जी जी और एक सिगरेट फूंक ली, तो ये इससे हमारी जो है कल्चरल हैबिट की पूर्ति हो जाती है। और ये इससे ज़्यादा हमारे तो कोई शौक होते नहीं है। जी जी। तो लेखकों के पक्ष में बहुत पुरजोर तरीके से बोलते थे। और ये बहुत ज़रूरी भी था। हालांकि यूरोप में, अमेरिका में तो ये काफ़ी दिनों से हो ही रहा था। वो कितने अवगत थे अपने समय में, अपने समय से आगे की सोच रखते थे। और ये समस्या आज तक है, प्रकाशकों में, लेखकों में, प्रशासन में, लेखकों में, या लेखकीय अधिकार जिसकी की बात आप बार बार कह आप रहे हैं। सिंघवी साहब बोलते थे, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, कि आगे जी कहते थे कि हमारे यहाँ के लेखक जो हैं जिंदगी भर जी झोला लटका कर घूमते रह जाते हैं फटे चप्पल में, जी जी और उन्हीं की किताबें बेचकर प्रकाशक बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां खड़ी कर लेते हैं। एकदम सही बात। ये विरोधाभास है कहीं समाज में। ये सच। और इसके लिए चाहिए कि एक ऑथर्स गिल्ड की स्थापना हो, जिसको सरकार के द्वारा सहयोग मिले, और सरकार के द्वारा जैसे विभिन्न आयोग हैं उस तरह से उनका सरकारी ओहदा भी हो, निर्धारित हो, और ऑथर्स गिल्ड जो है वो लेखकीय हित में अपनी बात रखे। हाँ, न केवल सहयोग, संरक्षण की भी आवश्यकता है। संरक्षण की भी बिल्कुल, वो होना ही चाहिए, बेशक होना चाहिए। एक और किताब पर ध्यान चला ही जाता है अनायास, क्योंकि दिनकर जी की लिखी हुई वैसे तो हर कृति बहुत प्रिय है और बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व है इतिहास की में भी और वर्तमान में भी। संस्कृति के 4 अध्याय, मुझे लगता है कि वो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। वैसे तो विश्व का हर नागरिक पढ़ सकता है, लेकिन हर भारतीय को तो वो पढ़ना ही चाहिए। मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को समझने के लिए उससे सुंदर पुस्तक कोई है। नहीं लिखी गई है। ये मैं अपने ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़ा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत देशों की किताबें पढ़ी हैं, तो मुझे लगा कि संस्कृति के 4 अध्याय जैसी पुस्तक नहीं लिखी गई है कहीं। तो संस्कृति क्या है भी एक आपकी किताब है, क्या उसमें उसी की झलक है या उस पर ही कुछ चर्चा? असल में संस्कृति ऐसा विषय है जो उन्होंने टेकअप किया था, और कई कई किताबें उससे जुड़ी हुई। बिल्कुल भारतीय संस्कृति, भारतीय एकता, जी और भारत की सांस्कृतिक कहानी, राजभाषा और राष्ट्रीय एकता, तो ये सब संस्कृति के विषय थे जो उन्होंने विभिन्न किताबों में, और ये कह सकते हैं कि एक चरणबद्ध तरीके से उनका विचार सूत्र जो आगे बढ़ता है वो परिपाक पर पहुंचता है संस्कृति के 4 अध्याय में, या पराकाष्ठा पे पहुंचता है। तो संस्कृति के 4 अध्याय तो अद्भुत ग्रंथ है। उसमें जो 4 संस्कृति के आयाम जो उन्होंने निर्धारित किए हैं, और ऐसी ऐसी इतनी सुंदर चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और दोनों भाई आँख हैं, दोनों भाई कान, दोनों भाई नयन सुख, हिंदू मुसलमान। बहुत सुंदर। इस तरह से, हालांकि गंगा जमुनी संस्कृति की बात है तो वो दौर ही वही था, और उसमें वो दौर क्या, आगे का दौर भी होगा जी कभी। ऐसा नहीं है कि गंगा जमुनी संस्कृति का लोप हो जाना है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं हमारे रक्त में विद्यमान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो आपने कहा हिंदू मुसलमान भाई भाई, और ऐसी भावना की आवश्यकता अभी तो देश में है। लगातार स्थितियां जैसी गल्फ जैसी बनती जा रही, तो ये ज़रूरत है इसकी। उसमें मैं चाहूँगा अपने अध्ययन के आधार पर किराधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जो संस्कृति के 4 अध्याय है, उसमें एक अध्याय है इस्लाम के ऊपर। वो सबको पढ़ना चाहिए कि क्या कनेक्शंस थे हमारे अरब देशों के साथ, कितने बढ़िया से वहाँ का अलजबरा हमारे यहाँ के बीजगणित से प्रभावित है, या उनकी मेजरमेंट्स हमारे मेजरमेंट से प्रभावित है, या हमारे भी कुछ प्रभाव हैं। ज़ेबुन्निसा कौन थी, कैसे कविताएं लिखी गईं, बुत शब्द कहाँ से आया, ऐसी कई रोचक जानकारियां जो अब तक न किसी शब्दकोश में है, न किसी
इतिहास के ग्रंथ में है, वो संस्कृति के 4 अध्याय में देखने को मिलेगी। तो ये संस्कृति क्या है जो पुस्तक आपकी है, वो भी उसी की झलक है, उसी की परिचर्चा है, उसी को आगे ये बढ़ा संस्कृति के 4 अध्याय से इसमें कोई अंश नहीं है। हाँ, हाँ। ये इसमें दूसरी किताबों से लिए गए संस्कृति के विषय हैं। वाह! और संस्कृति है क्या? बिल्कुल। ये संस्कृति है क्या दरअसल एक भारत की सांस्कृतिक कहानी जो उनकी किताब है, उसका प्रथम चैप्टर है। अच्छा। तो उसका नाम संस्कृति है क्या? तो उससे वहीं से लिया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय से इसमें कुछ भी नहीं लिया गया है। ये उससे इतर पुस्तक है जिसमें संस्कृति विषयक उनके जो दूसरे विचार हैं, जो संस्कृति के 4 अध्याय में तो आए ही हैं। जी। कहीं से जब लेखक लिखता होता है तो समग्रता में वो परिपूर्ण होकर एक जगह समाहित होकर आती हैं चीज़ें। लेकिन वो जो फुटकर तरीके से जो आया है वो इसमें संकलित है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो दर्शकों और श्रोताओं को पता होनी चाहिए, जो कि आप खुद यहाँ बैठे हैं, श्री अरविंद कुमार सिंह जी स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं। तो एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा इनसे कि थोड़ा-सा दिनकर जी से शुरू करते हुए अपने पारिवारिक संरचना की जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत बार मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था या दूसरे विश्वविद्यालयों में भी जाता था, तो मुझे कई ऐसे लोग मिले जो अपने आप को सीधा-सीधा परिवार से जोड़ लेते थे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे के समय में उनकी कृतियों पर, वैसे अगर आप भावनात्मक रूप से, तो हम सब उनके पौत्र हैं, हम सब उनके वंशज हैं, और ये गर्व और गौरव के साथ हम कहना चाहेंगे, हमेशा कहते रहेंगे। लेकिन ये संरचना जानना ज़रूरी है कि आगे कोई गलतफ़हमियाँ ना रहें। तो दिनकर जी से शुरू करते हुए कि उनके पुत्र, पौत्र, अगर आप एक बार बता सकें तो। जी। बाल कवि बैरागी जी की एक कविता है वंशज का वक्तव्य जी। और वो दिनकर जी को समर्पित है और वो उनकी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रचना है मेरे ख्याल से। और उसको वो बहुत शौक से पढ़ते थे। तो कुल गोत्र भले ही हो कुछ भी, ये सारा वंश तुम्हारा है। बिल्कुल। तो ये सारा वंश तो जिन लोगों को से जोड़ के देखने में देखना चाहते वो तो हमारे लिए है। वो खैर ये उनकी भावनाएं हैं। लेकिन दिनकर जी के पिता थे बाबू रवि सिंह जी। और उनकी माँ थी मनोरूप देवी जी। और इनसे 3 बेटे हुए। बाबू बसंत सिंह बड़े बेटे थे, रामधारी सिंह दिनकर मध्यम थे और छोटे बेटे थे सत्यनारायण सिंह जी। दिनकर जी के बड़े पुत्र थे राम सेवक सिंह जी जो मेरे पिता हुए और जो बाद में मुजफ्फरपुर में आरडीएस कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हिंदी विभाग में। उन्होंने एमए किया था हिंदी से जी। तो उसमें भी रहे। उनकी एक किताब जो अप्रकाशित उनकी किताब का अंश मिला है जो अभी लोक भारती या राजकमल से प्रकाशित होने जा रहा है विद्यापति पे। अच्छा, बहुत विद्यापति पे पूरी किताब है उनकी, वो प्रकाशित होने प्रकाशनाधीन है। तो बाबू राम सेवक सिंह जी थे। उसके बाद विनीता जी थी, उनकी बेटी दूसरे नंबर की, अब वो भी दिवंगत हो चुकी हैं जी। नहीं है। पूर्णिया में उनका विवाह हुआ, विशेष नारायण शर्मा जी थे उनके दामाद, जो बड़े दामाद थे। उसके बाद केदारनाथ सिंह जो मेरे चाचा जी थे तो वो भी दिवंगत हो चुके हैं। और उसके बाद विभा शर्मा। तो ये 4 संतानें। और फिर राम सेवक जी के परिवार में मेरी बड़ी दीदी कल्याणी दी, उसके बाद पूर्णिमा जो अभी यूएस में है जी। तीसरे नंबर की बहन रामगढ़ हजारीबाग में रीता जी, चौथे हम हुए और तो 5वीं मेरी छोटी बहन है पद्मा, वो है। इस तरह केदार जी के परिवार में तुलिका है जो यूएस में रहती है, उनकी बेटी। और पुत्र है ऋत्विक उद्यन, तो वो आजकल यहीं पटना में रह रहा है। ऋत्विक से मुलाकात हुई है? जी। तो ये ऋत्विक उद्यन है। और मेरे 2 पुत्र हैं, ईशान दिनकर और सौम्य दिनकर। तो ईशान ने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करके वो चेन्नई में जॉब कर रहा है बेस्ट फार्गो में। और छोटा वाला पुत्र है वो, उसको आर्ट एंड कल्चर में दिलचस्पी है। क्या बात है, होना ही। फोटोग्राफी में ज़्यादा दिलचस्पी है तो वो कुछ फोटोग्राफी से जुड़ी चीज़ें कर रहा है। बहुत और दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी से उसने कोर्स किया था। अद्भुत, बहुत सब। ये पारिवारिक संरचना है और आपने साहित्य को ही अपना विधा माना और उस परिपाटी को लेकर और उनसे जो आशीर्वाद मिला उसको लेकर आप रच रहे हैं, गढ़ रहे हैं। आगे के लिए लकीर
और मोटी कर रहे हैं, ताकि हम जैसे लोग जो पढ़ते हैं, लिखते हैं और खोजते हैं और दिनकर जी के व्यक्तित्व में अपना अस्तित्व भी ढूंढ लेते हैं, उनको अपना गौरव मानते हैं, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। और सबसे अधिक अच्छी बात है कि आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ समय निकाला, हमारे साथ बैठे और कई मुद्दों पर बातचीत की, कुछ पुस्तकों पर बातचीत की। मैं एक बात कहना चाहूँगा उन्हीं के शब्दों में, परिप्रेक्ष्य बदल कर, जो उन्होंने रश्मि रथी में कहा था। मैं जानता हूँ कि दिनकर को स्थापना के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्थापित हैं, वो दिनकर ही हैं। उनसे हम सब हमेशा ही दीप्तमान रहेंगे, उनकी चमक से हमारी चमक है, वो बरकरार रहेगी। लेकिन अभी की पीढ़ियों को उनको फिर से पढ़ना ज़रूरी है, उनको फिर से मनन करना ज़रूरी है, उनके अलग-अलग पक्षों को पढ़ना ज़रूरी है, उनके अस्तित्व के साथ जो कि साहित्यिक फलक पर हमेशा बना रहेगा, न्याय करना ज़रूरी है, और आधे मन से नहीं, पूरे मन से। तो उन्हीं की पंक्तियाँ कहता हूँ कि दो न्याय अगर तो आधा अधूरा, इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। आपसी मेलजोल बना रहे, आप अपने व्यस्ततम जीवन से थोड़ा सा आधा ही समय निकालें, कुछ ही समय निकालें, कुछ ही ध्यान निकालें, लेकिन उधर ध्यान दें, उन रचनाओं को पढ़ें, उन पर मनन करें, बातचीत होती रहे। और हमारे साथ ये बहुत अच्छी बात है कि श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं, तो दिनकर जी से संबंधित अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी हो तो आप इन्हें संपर्क भी कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र भी आपसे साझा कर दिया जाएगा। बहुत बेशकीमती चीज़ें हैं इनके पास। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं चंद पंक्तियाँ जी, उनकी जी, बिल्कुल। रखना, बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है। जी, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती। क्या बात! बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। बड़ी वह रूह जो रोए बिना घर से निकलती। क्या बात है! अद्भुत! इस तरह उनकी पंक्तियां मेरे दिमाग में कौंती रहती हैं कि रोने की क्या बात, रोने की क्या बात, जन्म का यहीं कहीं उद्गम है। पर्वत का वह मूल जहाँ से सभी शोध चलते हैं। वाह! आखिर को हम पहुँच गए ही वहाँ जहाँ से शुरू किया था। कफन और पोशाक छठी की दोनों एक वसन है। क्या बात है! अद्भुत! कितने शब्द, कितने प्रभावकारी शब्द, जो सच में कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है। तो ऐसी बातें होती रहेंगी, और मैं सच कह रहा हूँ कि वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, लेकिन मन नहीं भरा हमारा। हम चाहेंगे कि ये बातचीत और लंबी हो और हम फिर से मिलें और कुछ और पक्षों पर बात करें। आप सब ने जिन्होंने सुना श्री अरविंद कुमार सिंह जी को, राष्ट्रकवि दिनकर जी की पंक्तियों को, उनके जीवन से जुड़े कुछ घटनाओं को, उनके संघर्षों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उससे प्रेरणा मिल रही होगी, आगे मिलेगी। आप सब अपने काम में निरत लगे रहें, बिना भटके, बिना दिग्भ्रमित हुए, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम मिलते रहेंगे ऐसी ही बातों के साथ, ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।